नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर 4। और इसमें जो है हम आपको आज 10 बहुविकल्पीय प्रश्न और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? एडम स्मिथ हैं, मार्शल हैं, या रॉबिन्स हैं, या मेहता हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र प्रदर्शित करता है धनात्मक ढाल को, ऋणात्मक ढाल को, या शून्य ढाल को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऋणात्मक ढाल को जो है सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र प्रदर्शित करता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, यदि अन्य बातें समान रहें तो कीमत घटने पर वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या ज्यादा घटती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? मार्शल ने कहा था, पीगू ने कहा था, या बोकर ने, या फिर मेहता ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। बोकर ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि एमपीसी प्लस एमपीएस का योग कितना होता है? 0 होता है, 2 होता है, 1 होता है, या -1 होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 होता है। तो एमपीसी प्लस एमपीएस का मान यानी कि योग जो है 1 होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि होती है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है वार्षिक बजट की अवधि होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संतुलन का घटक है? विदेशी ऋण है, वस्तुओं का आयात है, या प्रत्यक्ष निवेश है, या अंतरण भुगतान है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, वस्तुओं का आयात जो है संतुलन यानी व्यापार संतुलन का घटक है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, वर्तमान में दो देशों की मुद्राओं के विनिमय को करता है? तो मुद्रा की मांग और पूर्ति, देश का केंद्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या विश्व बैंक? तो इसमें हमारा राइट आंसर है देश का केंद्रीय बैंक जो है दो देशों के मुद्राओं के विनिमय दर को जो है तय करता है, विनिमय दर को तय करता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी, रॉबिन्स ने दी थी, मार्शल ने दी थी, या मेहता ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्शल ने जो है कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी अर्थशास्त्र की। अब आते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपको 3 नंबर में पूछे जाते हैं और इनका आंसर जो है आपको लगभग 50 शब्दों में देना होता है। तो किसी अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं? तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था की जो है 3 केंद्रीय समस्याएं होती हैं। एक होती है कि कैसे उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो यही जो 3 समस्याएं होती हैं वो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में होती हैं, चाहे वो समाजवादी हो या फिर आपकी पूंजीवादी हो। तो किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं ये हैं जिनमें क्या उत्पादन की चाहिए करना चाहिए, कैसे उत्पादन करना चाहिए, या किसके लिए उत्पादन करना चाहिए। तो ये समस्याएं अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्याएं भी कहलाती हैं। ये समस्याएं व्यक्तियों और समाज की असीमित जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों से उत्पन्न होती हैं। तो यही जो है सारी की तीनों समस्याएं जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं होती हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन का मतलब है उपादानों उपादानों का मतलब होता है इनपुट, और उत्पादनों का मतलब होता है आउटपुट के बीच का फलनात्मक संबंध। यह बताता है कि किसी निश्चित अवधि में दिए गए उपादानों का इस्तेमाल करके कितना उत्पादन किया जा सकता है
उत्पादन फलन इनपुट और आउटपुट के बीच एक तकनीकी या इंजीनियरिंग संबंध है। तो उत्पादन फलन जो है उपादानों और उत्पादनों के बीच का एक फलनात्मक संबंध होता है, और इसमें हमें पता चलता है कि किसी निश्चित अवधि में दिए गए उपादानों का इस्तेमाल करके हमने जो है कितना उत्पादन किया है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि अनैच्छिक बेरोजगारी का अर्थ लिखिए। तो अनैच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दरों पर काम करने को तैयार रहता है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। इसे खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी के विपरीत होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी में कोई व्यक्ति काम नहीं करना चुनता क्योंकि उसका आरक्षित वेतन प्रचलित मजदूरी दर से ज्यादा होता है। तो अनैच्छिक बेरोजगारी कैसी होती है कि अनैच्छिक बेरोजगारी जो है तब पैदा होती है जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दरों पर काम करने को तैयार रहता है लेकिन उसे जो है नौकरी नहीं मिलती है, और इसी को जो है खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है। यानी कि अनैच्छिक बेरोजगारी को जो है खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है, और अनैच्छिक बेरोजगारी जो है ऐच्छिक बेरोजगारी के विपरीत होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्ण रोजगार से आप क्या समझते हैं? तो पूर्ण रोजगार का मतलब है कि सभी योग्य और इच्छुक लोगों को उसकी रुचि और योग्यता के मुताबिक प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने का मौका मिल रहा हो। पूर्ण रोजगार की स्थिति में कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होती है। इस स्थिति में अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती है। यानी कि पूर्ण रोजगार क्या होता है? तो पूर्ण रोजगार का मतलब होता है कि सभी योग्य और इच्छुक और सक्षम व्यक्ति को उनकी रुचि यानी कि उनकी पसंद के अनुसार और योग्यता के मुताबिक उनको जो है प्रचलित मजदूरी दर पर जो है इनको काम का मौका मिल रहा हो, और पूर्ण रोजगार की स्थिति में कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होती है, और इस स्थिति में अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि विदेशी विनिमय दर का अर्थ लिखिए। तो विदेशी विनिमय दर का अर्थ है किसी देश की मुद्रा का किसी दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य। इसे आमतौर पर विदेशी मुद्रा दर या विनिमय दर के नाम से जाना जाता है। सरल शब्दों में कहे तो यह एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलने की लागत है। यानी कि विदेशी विनिमय दर क्या होती है कि विदेशी विनिमय दर जो होती है कि किसी देश की मुद्रा का किसी दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य, यानी कि उसको जो है उसके मूल्य में व्यक्त करना। इसे आमतौर पर जो है विदेशी मुद्रा दर या विनिमय दर के नाम से भी जाना जाता है। और इसे अगर हम सरल शब्दों में समझें तो यह एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलने की लागत को ही विनिमय दर कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मांग के नियम से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो मांग के नियम के मुताबिक किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। यानी जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और जब कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। मांग का नियम समष्टि अर्थशास्त्र का एक मौलिक सिद्धांत है। तो मांग का नियम किसे कहते हैं? यानी कि जब भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और जब भी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग वस्तु की बढ़ जाती है। और यही जो है समष्टि अर्थशास्त्र का एक मौलिक सिद्धांत भी है। और इसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में संसाधनों के कुल आवंटन को तय करने और वस्तुओं की कीमत और मात्रा का पता लगाने में किया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि उत्पादन लागत का अर्थ लिखिए एवं औसत लागत को समझाइए। तो किसी उत्पाद या सेवा को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए संसाधनों पर किए गए कुल खर्च को उत्पादन लागत कहते हैं। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के खर्च शामिल होते हैं। उत्पादन लागत में ये खर्च शामिल हो सकते हैं जिनमें कच्चा माल, श्रम, उपभोग, ये उपभोग है, और विनिर्माण, आपूर्ति, परिवहन व्यय, विज्ञापन यानी जिसे हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, और बिजली आदि पर जो है इसमें खर्च होता है। तो यही। और अब आती है औसत लागत का मतलब क्या है कि किसी व्यवसाय को किसी उत्पाद या सेवा की इकाई बनाने में कितना खर्च करना पड़ता है, इसे औसत लागत या इकाई लागत भी कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि बजट रेखा एवं बजट सेट को परिभाषित कीजिए। बजट सेट में बदलाव का उपभोक्ता के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले आती है कि बजट रेखा क्या होती है? तो यह रेखा उन सभी वस्तुओं के संयोजन
को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय और वस्तुओं की कीमतों के आधार पर खरीद सकता है। बजट रेखा ग्राफ पर एक सीधी रेखा होती है। आय या वस्तुओं की कीमतों में बदलाव होने पर बजट बजट रेखा भी बदल जाती है। तो बजट रेखा क्या होती है कि बजट रेखा वो होती है जिसके संयोजन यानी ये जो है वस्तुओं के संयोजन को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय और वस्तुओं की कीमतों के आधार पर खरीद सकता है। और बजट रेखा जो है एक ग्राफ पर जो है एकदम सीधी होती है और जैसे ही आपकी आय में यानी कि आय और वस्तुओं की कीमतों में बदलाव होगा वैसे ही बजट रेखा में भी जो है बदलाव होता है। अब आता है कि बजट सेट क्या होता है। तो यह उन सभी वस्तुओं के संयोजन का समूह होता है जिन्हें उपभोक्ता अपने बजट के अंदर खरीद सकता है। बजट सेट ग्राफ में एक क्षेत्र होता है जो वस्तुओं के सभी किफायती संयोजनों को दर्शाता है। बजट सेट में बदलाव होने पर उपभोक्ता के संतुलन में भी बदलाव होता है। तो बजट सेट में क्या होता है कि ये भी जो है वस्तुओं के संयोजन का वह समूह होता है जिन्हें उपभोक्ता अपने बजट के अंदर यानी कि उसका बजट कितना है उसके अंदर खरीद सकता है। और बजट सेट जो है ग्राफ में एक क्षेत्र होता है जो कि वस्तुओं की सभी किफायती संयोजनों को दर्शाता है और बजट सेट में बदलाव होने पर जो है उपभोक्ता के संतुलन में भी बदलाव होता है। और आगे आता है कि हाँ, बजट सेट में बदलाव का उपभोक्ता के संतुलन पर असर पड़ता है। बजट सेट में बदलाव होने पर उपभोक्ता के संतुलन बिंदु में बदलाव होता है। बजट सेट में बदलाव के कारण उपभोक्ता की क्रय शक्ति पर भी प्रभावित होती है। यानी कि उसकी जो खरीदने की क्षमता होती है वो जो है कम हो जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि उपभोग फलन एवं उपयोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो उपभोग फलन एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, तो उपयोग कहो या उपभोग कहो एक ही होता है। प्रवृत्ति यानी एमपीसी का मतलब है कि उपभोग फलन में सबसे पहले होता है आय का वह हिस्सा जो व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करता है उसे उपभोग फलन कहते हैं। अर्थशास्त्र में उपभोग फलन उपभोग और डिस्पोजेबल आय के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि आय का वह हिस्सा जो व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करता है उसे उपभोग फलन कहा जाता है। और अर्थशास्त्र में उपभोग फलन को जो है उपभोग और डिस्पोजल आय के बीच का संबंध बताता है। आगे आता है एमपीसी यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो वेतन में कुल वृद्धि के उस हिस्से को एमपीसी कहते हैं जिसे उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के पर खर्च करता है। एमपीसी यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कीनेसेनियन माइक्रोनोमिक्स सिद्धांत का एक हिस्सा है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना करने की किसी एक विधि को विस्तार से समझाइए। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की किसी एक विधि को भी समझाना है। तो राष्ट्रीय आय किसी देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में अर्जित कुल आय को कहते हैं। यह देश के सभी सामान्य निवासियों द्वारा दी गई साधन सेवाओं के बदले में मिलने वाली आय का योग होती है। इसमें मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ जैसे कई रुपयों में किए गए भुगतान शामिल होते हैं। तो यही जो क्या होती है राष्ट्रीय आय होती है। और राष्ट्रीय आय को आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियों में से एक विधि आय प्रणाली है। इस विधि के तहत देश के अलग-अलग वर्गों की आय को तो जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है और आय को 5 वर्गों में भागों में बांटा जाता है। यानी कि राष्ट्रीय आय को जो है हम सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के नाम से भी जानते हैं। और राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियों में से एक विधि जो है आय विधि है, एक व्यय विधि है। इसकी जो है 5 विधियां होती हैं। और कर्मचारियों का वेतन, गैर कंपनी व्यापारों की आय, व्यक्तियों के किराए की आय, कंपनी के लाभ, ब्याज से आय, इन सभी को जोड़कर जो है राष्ट्रीय आय का भी पता चलता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए जब वह केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जब कोई फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है तो दीर्घ अवधि यानी कि दीर्घकाल में संतुलन में
होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों को उद्योगों द्वारा निर्धारित कीमत का पालन करना होता है। फर्मों को उत्पादन का वह स्तर चुनना होता है जो अधिकतम लाभ देता है। तो ये क्या होता है? यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के संतुलन की व्याख्या यही होती है। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में जब कोई भी फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करता है, तो वह जो है दीर्घकाल में जो है संतुलन में होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता में जो है फर्मों को उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत का पालन करना होता है। आगे आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार की मांग और आपूर्ति के बराबर होने पर संतुलन होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के पास पूर्ण ज्ञान और पूर्ण गतिशीलता होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियां नहीं होती। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के उत्पादों में एक जैसी विशेषताएं होती हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी फर्म को बाजार मूल्य निर्धारित करने की शक्ति नहीं होती। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों को कीमत लेनी होती है, इसलिए वे कीमत निर्माता नहीं होती। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों को उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत का पालन करना होता है। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या-क्या होता है कि किसी भी फर्म को बाजार मूल्य निर्धारित करने की शक्ति नहीं होती है और फर्म को जो है कीमत लेनी होती है और इसलिए वे जो है कीमत निर्माता नहीं होते हैं और पूर्ण प्रतियोगिता में जो है फर्मों को उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत का पालन करना होता है। तो अब ये जो है वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आपके सारे इम्पोर्टेंट इसमें जो है हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।